एक तरफ गैंग्स ऑफ चौबेपुर का सफाया हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गिरफ्त में आए मास्टरमाइंड विकास दुबे उस रात का सच कबूल कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर में पुलिस वालों को कैसे मारा गया, सीओ के पैर किसने काटे, जेसीबी रास्ते में लगाने के पीछे क्या प्लान था। इन सारे सवालों का जवाब हत्यारा विकास दुबे दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए गैंगस्टर का सबसे खतरनाक कबूलनामा। पहले गोली मारी, फिर पैर काटा, लाशों को जलाने की थी तैयारी। बदले के लिए कानपुर में कत्लेआम। गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर विकास दुबे ने उस रात की कहानी बताई है, जिस रात को पुलिस विभाग कभी नहीं भुला पाएगा। उस रात की हैवानियत को सबके सामने रखा है, कबूल किया है कि ये कत्ल उसने ही किया है। जब हम लोग जेसीबी को क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस नहीं था कि सब लोग एक साथ क्रॉस कर सकें। वहाँ पे क्या है ना, धीरे धीरे क्योंकि सब लोग लाइन बना के क्रॉस कर रहे थे, चूंकि हमारे भी आगे चौकी इंचार्ज अनूप थे, जो मंदना चौकी इंचार्ज थे वो थे, और उसके बाद में मैं था और मेरी पूरी टीम थी। और चूंकि हम लोग जैसे ही क्रॉस करके गए हैं उसी के बाद में फिर सीओ साहब और एसओ शिवराजपुर भी क्रॉस किए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग उसके पास तक पहुंचे हैं तब तक एकाएक फायरिंग होने लगा। 3 जुलाई से ये सवाल सुलग रहा था कि आखिर उस रात क्या हुआ था, कौन क्या कर रहा था, पुलिस कितने अंधेरे में थी और कातिल कितनी तैयारी करके बैठा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि पुलिस एनकाउंटर करने पहुंची और दोनों ओर से फायरिंग में पुलिस वालों की जान चली गई, लेकिन ये एक मनगढ़ंत कहानी है। हमारी तरफ से ऐसा है, चूंकि हम लोग बिल्कुल भी इस तरह से नहीं गए थे कि इस तरह की कोई भी इंसिडेंस हो सकता है, और लेकिन उन लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर था, उनको पूरी तरह से पता था कि कहां कहां पे हम लोगों को रहना है। वो लोग पहले से थे और उनको कुछ भी ब्रीफ करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी सब ब्रीफ थे कि जैसे ही जेसीबी क्रॉस करेंगे और इन सब लोगों को जो है मार देना है, फायर करके मार। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस की वर्दी में सपोलों के चेहरे सामने आने लगे, विकास की करतूतों का खुलासा होने लगा। 9 जुलाई की सुबह जब विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ तो सभी यही जानना चाहते थे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उसने पुलिस पर फायरिंग क्यों की, पुलिस उसे पकड़ने गई थी तो गोली चलाने की नौबत क्यों आ गई। इस सवाल का जवाब जब पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे से पूछा तो उसने रूह कपा देने वाली कहानी सुनाई। विकास दुबे ने बताया, सीओ देवेंद्र मिश्र से मेरी नहीं बनती थी। सीओ कई बार मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे। मेरी देवेंद्र मिश्रा से पहले भी बहस हो चुकी थी। थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने भी बताया था कि सीओ तुम्हारे खिलाफ है। मेरी सीओ देवेंद्र मिश्रा से काफी नाराजगी थी। सीओ देवेंद्र ने कहा था कि मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी खराब कर दूंगा। तो क्या सिर्फ इसी वजह से विकास दुबे ने पुलिस पर हमला कर दिया या कोई और साजिश थी? पुलिस विकास का एनकाउंटर करने नहीं, उसे पकड़ने गई थी। तो फिर उसे एनकाउंटर का डर किसने दिखाया? पूछताछ में विकास दुबे ने बताया, चौबेपुर के अलावा दूसरे थानों में भी मेरा संपर्क था। पुलिस के लोग मेरे संपर्क में थे। मुझे जानकारी मिल गई थी कि पुलिस दबिश देने वाली है। इसलिए विकास दुबे ने पुलिस पर हमले की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली। अपने मित्रों को बुला लिया, हथियार जुटा लिए और जेसीबी से रास्ता जाम कर दिया। अंधेरा था, लेकिन अंधेरा उन लोगों के लिए अंधेरा नहीं था, हम लोगों के लिए अंधेरा था, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से लाइट को लगाया हुआ था या लाइट का जो फोकस था वो हम लोगों को पड़ रहा था, लेकिन हम लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। सर, क्या ऑटोमेटिक वेपन से भी फायरिंग हो रही थी? ऑटोमेटिक कुछ सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी लग रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अचानक फायर मतलब हो रहा था। अगर वैसे कोई होता सिंगल शॉट वाला होता तो उसमें जो है उसमें ये दिखाई देता कि थोड़ा टाइम लगता गैपिंग, लेकिन जिस तरह से एकाएक फायरिंग हुई तो उससे लग रहा था कि उनके पास कुछ सेमी ऑटोमेटिक भी वेपन्स हो सकते हैं। चारों तरफ से घेरकर विकास दुबे के गुंडों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। विकास दुबे ने इस बात को कबूल भी किया है। उसने बताया, एनकाउंटर के डर से पुलिस पर गोली चलाई। सीओ को सामने के मकान में मारा गया, लेकिन मैंने देवेंद्र मिश्रा को नहीं मारा। मेरे साथियों ने उनकी हत्या की। सीओ का गला नहीं काटा गया था, बल्कि सिर में गोली मारी गई थी। हत्या के बाद मैं सबूत मिटाना चाहता था।
और इसलिए पुलिस कर्मियों के शव जलाने का प्लान बनाया था। शव जलाने के लिए तेल मंगवाया, लेकिन वक्त न मिलने की वजह से अपने गुर्गों के साथ फरार हो गया। अलग अलग दिशाओं में अपराधी भाग गए। विकास दुबे का कबूलनामा बताता है कि वो रात कितनी भयानक रही होगी, पुलिस वालों को कितनी बेरहमी से मारा गया। उन्हें जलाने की प्लानिंग थी। इस क्रूर अपराधी को पुलिस एनकाउंटर के लिए तलाश कर रही थी, लेकिन ये शातिर तरीके से उज्जैन में जाकर पुलिस के सामने आया। इसे गिरफ्तारी कहें या सरेंडर, लेकिन इसका शातिर दिमाग पुलिस को छकाता रहा। 9 जुलाई की सुबह जिस प्रवीण दुबे को पुलिस ने इटावा में मार गिराया, उसी ने सीओ के पैर को काटा था। उसके पास वो बंदूक भी मिली है जिसका इस्तेमाल पुलिस वालों की हत्या करने में किया गया। पुलिस ने प्रवीण दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश को ठिकाने लगा दिया है और कई अपराधियों को एनकाउंटर में पकड़ लिया है। पुलिस धीरे धीरे इसके साम्राज्य को खत्म करने में जुटी है। अब इस गैंगस्टर का गेम ओवर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विकास दुबे ने कबूल कर लिया है कि उसने पुलिस वालों को मारा और कुछ वर्दी वाले उसके संपर्क में थे। न्यूज़ 18 इस बात को शुरुआत से ही उठाता आया है कि वर्दी में कुछ खलनायक थे जिन्होंने एक नायक सीओ देवेंद्र मिश्रा को अंधेरे में रखा, विकास दुबे के मंसूबों के बारे में जानकारी नहीं दी और फिर मौत के मुंह में धकेल दिया। शायद कुछ पुलिस वालों ने ऐसा जानबूझकर किया। इस पर 8 जुलाई को ही हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई थी। एक बार फिर समझिए। वर्दी में धोखेबाज, क्या जानबूझकर पुलिस वालों को मौत के मुंह में धकेल दिया? चेतावनी के बाद भी विकास दुबे के मंसूबे के बारे में विनय तिवारी ने क्यों नहीं बताया? विकास दुबे ने धमकी दी थी कि पुलिस आएगी तो सबक सिखा देंगे, इस बार आर पार होगा, लेकिन विनय तिवारी ने खामोशी ओढ़ ली और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी विकास दुबे को दे दी। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक के शर्मा ने ही विकास दुबे को बता दिया था कि तुम्हारे घर दबिश आने वाली है, तुम भाग जाओ। के शर्मा बीट इंचार्ज थे, लेकिन मौके पर नहीं गए। सीओ देवेंद्र मिश्र विकास दुबे के घर पहुंच गए, लेकिन के शर्मा छिप गए। के शर्मा का ही ये मामला था, लेकिन के शर्मा खुद दबिश में शामिल नहीं हुए थे। के शर्मा उस रात दबिश में नहीं गए थे। ये बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 कर रहा है। और उसके बाद रात को 12:11 पर चौबेपुर थाने के एक सिपाही राजीव चौधरी के पास कई बार फोन करता है विकास दुबे। राजीव चौधरी ने करीब 5-6 फोन कॉल्स उसकी नहीं उठाई, लेकिन जब पलट के राजीव फोन करता है तो विकास अपने मंसूबों के बारे में राजीव को बता देता है। छापेमारी से पहले विकास दुबे ने चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव से क्या कहा? क्या उसने जो धमकी दी उसकी जानकारी राजीव ने किसी को दी? इस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि 2 जुलाई को विकास दुबे के खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच की जिम्मेदारी दरोगा के शर्मा को दी गई और फिर तय हुआ कि रात में विकास दुबे के घर पर पुलिस दबिश देगी। इधर पुलिस दबिश देने की तैयारी कर रही थी तो उधर जांच अधिकारी के शर्मा ने विकास दुबे को उसकी जानकारी दे दी। रात 12 बजे से पहले कई बार विकास ने चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव को फोन किया, लेकिन राजीव ने कॉल रिसीव नहीं की। लेकिन 11 मिनट बाद रात 12:11 पर सिपाही राजीव ने पलटकर विकास को फोन किया। राजीव ने विकास से फोन करने की वजह पूछी। इसके बाद विकास ने कहा कि उसे पता है कि पुलिस उसके घर दबिश देगी। विकास ने राजीव को चेतावनी दी और कहा कि अगर पुलिस दबिश देगी तो अंजाम बुरा होगा। आज पुलिस को देख लेंगे, खून की नदियां बहेंगी। इसके बाद सिपाही राजीव ने तुरंत इस बात की जानकारी एसओ विनय तिवारी को दी, लेकिन विनय तिवारी ने ये बात किसी को नहीं बताई। बड़े खतरे से किसी को आगाह नहीं किया और थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने पूरी टीम को मौत के मुंह में जाने दिया। राजीव चौधरी ने ये जानकारी तत्कालीन एसओ विनय तिवारी को दे दी कि साहब आज दबिश पे जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, या आज दबिश टाली जाए, हम लोग कल दिन में जाएंगे घेरेबंदी करके उसको पकड़ सकते। लेकिन विनय तिवारी ने राजीव के इस सजेशन को ना ही अपने सीनियर अधिकारी को बताया और ना ही इस सजेशन को गंभीरता से लिया। दरोगा के शर्मा को भी मालूम था कि वहाँ खूनी खेल होने वाला है, इसलिए जांच अधिकारी होने के बावजूद भी के शर्मा मौके पर विकास दुबे के घर पर छापेमारी करने नहीं गया। के शर्मा ने धोखेबाजी नहीं की होती, विनय तिवारी ने अगर बता दिया होता तो शायद पुलिस ज्यादा तैयारी के साथ पीएसी लेकर दबिश पर जाती।
इसीलिए विनय तिवारी और के शर्मा को आपराधिक साजिश की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे के पास भागने का समय नहीं था, लिहाजा उसने जेसीबी रास्ते में खड़ी कर दी और अपने शूटर्स को हुक्म दे दिया कि पुलिस जैसे ही आती है तुरंत फायरिंग शुरू कर दी जाए। और उसके एक आदेश पर ही अमर दुबे समेत उसके शूटर्स ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और उसके बाद जो हुआ वो अब इतिहास बन चुका है। खाकी वाले ही अगर धोखा नहीं दिए होते तो ये वारदात नहीं होती और हमारे सिपाही आज भी जिंदा होते। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू के साथ लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। विकास दुबे ने यह भी कबूल किया कि हत्या के बाद उसने अपने साथियों को अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए कहा और खुद अकेला निकल गया और पुलिस को छकाते हुए उज्जैन जा पहुंचा। लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर सवाल भी उठने लगे। शहीद पुलिस वालों के परिजन भी सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष भी कि क्या यह गिरफ्तारी है या सरेंडर। गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर सैकड़ों सवाल। जितनी चतुराई से अपने आप को बचा गया ये एनकाउंटर से, सबसे पहले पब्लिक के सामने लगा के उसको बीच चौड़ाई पे फांसी देनी चाहिए। महाकाल के दरबार तक कैसे पहुंचा विकास? टोटल राजनीति चल रही है और कुछ नहीं, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीधा एनकाउंटर करो तो मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। गिरफ्तारी या सरेंडर? तो सीमा सील होने पर कैसे वो एमपी पहुंच सकता है? लगभग एक हफ्ते तक पुलिस से लुका छिपी करने के बाद कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुलिस के शिकंजे में आया तो चीख चीख कर इस तरह अपनी पहचान बताने लगा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। पुलिस ने विकास की गर्दन पकड़ रखी थी, इसके बावजूद विकास बार बार अपनी पहचान बता रहा था। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। पुलिस के शिकंजे में आते ही विकास का बार बार चीख कर अपनी पहचान बताना कई सवाल उठा रहा है। इसे समझने के लिए इन दो तस्वीरों को देखिए। इन दो तस्वीरों में पहली तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर की है, जिसमें विकास अपनी पहचान को खुद ही बयां कर रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर 2 दिन पहले की है, जब वो फरीदाबाद में एक गेस्ट हाउस में कमरा लेने पहुंचा था। यहां जब उससे पहचान पत्र मांगा गया तो चुपचाप वो गेस्ट हाउस से निकल गया। इन दो तस्वीरों से कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 दिन पहले जो शख्स फरीदाबाद में अपनी पहचान छिपा रहा था, वो उज्जैन में खुद अपनी पहचान क्यों बताने लगा? जिस तरह से वो चीख रहा था, उससे यह भी सवाल उठता है कि वो अपनी पहचान बताने के लिए इतना उतावला क्यों था? विकास की हरकतों से क्या ये माना जाए कि उसने किसी रणनीति के तहत अपनी पहचान बताई? और क्या ये उसका एनकाउंटर से बचने का कोई पैंतरा था? कानपुर कांड को अंजाम देने के बाद से ही विकास लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। इस बीच पुलिस एक एक करके उसके साथियों का एनकाउंटर कर रही थी। जाहिर तौर पर विकास को भी अपनी मौत का डर सता रहा था। और जिस तरह उज्जैन में जब वो महाकाल मंदिर में पकड़ा गया और जिस तरह वो चिल्लाया, मैं विकास कानपुर वाला, यानी एक तरह से ये उसकी सोची समझी रणनीति थी। कानपुर की वारदात को अंजाम देने के बाद विकास उज्जैन में गिरफ्तार हुआ और वो लगभग 1 हफ्ते तक पुलिस को छकाता रहा। इस दौरान वो कई राज्यों में भटकता रहा। विकास कानपुर से निकलकर हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचा, वहां से वो दिल्ली आया, दिल्ली से फिर वो राजस्थान के जयपुर पहुंचा, जयपुर से कोटा गया और वहां से उज्जैन पहुंच गया। विकास के पीछे पुलिस लगी हुई थी, इसके बावजूद वो एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचता रहा, लेकिन पुलिस को खबर नहीं हुई। इससे पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उसने सिर्फ 7 दिनों में 6 राज्य कैसे पार कर लिए। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोरोना की वजह से हर राज्य की सीमाओं पर पुलिस जांच के लिए बैठी है, उसके बावजूद वो 6 राज्यों की सीमाएं कैसे लांघता चला गया? आखिर 6 राज्यों की पुलिस को चकमा देने में वो कैसे कामयाब रहा? फरीदाबाद में विकास सड़क पर घूमता भी दिखा, इसके बाद भी पुलिस के हाथ क्यों नहीं आया? तो क्या इसे पुलिस के खुफिया तंत्र की नाकामी ना माना जाए? विकास की इस हैरान करने वाली भागम भाग को लेकर कानपुर कांड में शहीद हुए लोगों के परिवार के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। टोटल राजनीति चल रही है और कुछ नहीं, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीधा एनकाउंटर करो तो मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले
और उनका भी एनकाउंटर करो। जो पुलिस वालों ने उनका साथ दिया है गुंडों का, और उसकी जितनी भी टीम है सभी का एनकाउंटर बीच सड़क पर किया जाए, तब मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। ये टोटली राजनीति है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस भी मिली हुई है और राजनीति के लोग नेता भी मिले हुए हैं, तभी ये मध्य प्रदेश पहुंच गया। नहीं तो सीमा सील होने पर कैसे वो मध्य एमपी पहुंच सकता है। जिस तरीके से हमारे 8 जवान मारे गए, उसी तरीके से विकास दुबे का भी काउंटर होना चाहिए। विकास का 6 राज्यों की पुलिस को चकमा देना ही पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाता है। इसके साथ ही महाकाल के दरबार में उसकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उससे ये सवाल भी उठ रहा है कि विकास को गिरफ्तार किया गया है या उसने सरेंडर किया है, क्योंकि उज्जैन में विकास के साथ जो लोग थे उनसे भी यही संकेत मिलता है कि उसने सरेंडर की तैयारी कर रखी थी। पुलिस ने उज्जैन में 2 वकीलों को भी पकड़ा है। दोनों ही वकील लखनऊ के रहने वाले हैं। शक है कि ये वकील विकास का सरेंडर कराने के लिए आए थे। पुलिस ने वकीलों से पूछताछ की है। 2 वकीलों से पूछताछ करने के अलावा पुलिस ने एक गाड़ी भी बरामद की है। ये गाड़ी लखनऊ में रजिस्टर्ड है। गाड़ी मनोज कुमार यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है और मनोज पेशे से वकील है। पुलिस को शक है कि मनोज विकास को सरेंडर कराने के लिए अपनी इसी गाड़ी से उज्जैन लेकर आया था। शक के आधार पर पुलिस ने मनोज यादव और उनकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, लेकिन मनोज के परिवार वालों को कहना है कि उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है और विकास उनकी गाड़ी में उज्जैन नहीं आया था। जी होटल लिए थे, होटल में सामने खड़े हुए, वहीं पे खड़ा करके दर्शन करने गए थे और होटल के सामने ही जब वो बाद में देखे तो वहाँ पे पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो लोग नीचे उतर के आए, देखे आके मेरी गाड़ी को क्यों घेरा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पे देखने के बाद तब बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो पुलिस जाँच कर रही है, अब उनकी जाँच हो जाएगी तब पता चलेगा क्या। विकास की गिरफ्तारी को लेकर बहुत से सवाल हैं, जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि क्या विकास की गिरफ्तारी हुई है या उसने सरेंडर किया है। सवाल ये भी है कि क्या एक साजिश के तहत वो मंदिर पहुंचा था और उसने जानबूझकर मंदिर परिसर में अपनी पहचान उजागर कर दी ताकि उसे पकड़ लिया जाए। क्या विकास ने एनकाउंटर के डर से सुनियोजित सरेंडर किया है। सरेंडर या गिरफ्तारी, विकास दुबे को हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया। पुलिस दावा कर रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो विपक्ष है और तमाम विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नाटकीयता है इस गिरफ्तारी में। ये सरेंडर या गिरफ्तारी, इस पर सवाल हो रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। विकास ने सरेंडर किया या उसकी गिरफ्तारी, ये सच शायद कभी सामने ना, लेकिन ये सच है कि अब विकास पुलिस के शिकंजे में आ चुका है और उसकी काली करतूतों की कुंडली ये कहती है कि आने वाले दिनों में विकास के गुनाहों के छींटे कुछ सफेद पोशों के दामन तक भी पहुंच सकते हैं। सरेंडर या गिरफ्तारी ये सवाल तो है, लेकिन उज्जैन कैसे पहुंचा विकास दुबे। पूछताछ में विकास दुबे ने बताया कि 7 जुलाई को वो नई दिल्ली से बस में बैठकर उज्जैन पहुंचा। रिंग रोड से अकेले प्राइवेट बस में सवार होकर नई दिल्ली से जयपुर, कोटा होते हुए एमपी के उज्जैन गया। विकास दुबे अभी कई तरह की कहानियां सुना रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पहले और बाद में पुलिस ने उसके कई साथियों को ढेर कर दिया है, उसके साम्राज्य को तहस नहस कर दिया है। अब बारी है विकास दुबे की, उससे पूछताछ की जा रही है और सजा दिलाने के लिए गुनाहों के सबूत जुटाए जा रहे हैं। घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जुर्म के विकास पर कैसे कसा शिकंजा। अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी। जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। कैसे खुली शिवली के डॉन की क्राइम डायरी। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की चाहत में विकास दुबे इतना आगे बढ़ गया कि
उसे पता ही नहीं चला कि वो अपनी मौत को न्योता दे रहा है। राजनीतिक दलों से कनेक्शन के बूते विकास ताकत के नशे में इस कदर चूर हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मौत उसके सिर पर मंडराने लगी। अपने रसूख के दम पर पुलिस की गिरफ्त से बचते आए विकास दुबे को एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। तो 8 पुलिस वालों की मौत के बाद शिवली के डॉन को उसके किए की सजा देने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक एक कर विकास के गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू किया। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने एक एक कर उसके ठिकानों पर छापा मारना शुरू किया। विकास के पाताल लोक की पड़ताल शुरू हुई। विकास की किले नुमा हवेली ढहा दी गई। उसके अड्डों से भारी मात्रा में हथियार और बमों का जखीरा बरामद किया जाने लगा। इस बुलेटिन में इतना ही।